हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी का पार्ट सेकेंड प्रकाश का अपवर्तन। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और क्रांतिक कोण के लिए व्यंजक और उसको प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रांतिक कोण क्या होता है ना। तो चलिए उसको हमें किरण आरेख से समझते हुए, है ना। तो हमने यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन की पढ़ा है, अपवर्तन के बारे में। और हमने क्या देखा था कि प्रकाश किरण अगर एक सघन माध्यम से कहाँ पर जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। हमको अपवर्तन होने की घटना मालूम है कि अगर प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ओके, तो जब वो विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपनी प्रारंभिक दिशा से विचलित हो जाएगी और अविलंब से दूर हट जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये जो घटना है इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये हमारी सघन माध्यम में आपतित किरण और ये हमारी विरल माध्यम में क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण और इनके द्वारा अविलंब से बनने वाला जो कोण है ना, आपतित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। अपवर्तित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है इसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, है ना। तो स्नेल के नियम से या अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे हम स्नेल का नियम बोलते हैं। तो स्नेल के नियम से, ठीक है, आई और आर में क्या संबंध है, तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव क्या होता है, नियतांक होता है। और ये नियतांक माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, इसे म्यू से भी दर्शाते हैं और इसे तो कहीं कहीं एन से भी दर्शाया जाता है ना। तो इसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि हम एन लिख रहे हैं, म्यू लिख रहे हैं। ठीक है, वो एक नियतांक है, कोई भी चिन्ह उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, अब इसको हम आगे बढ़ाएं थोड़े से, तो साइन आई इसको हम लिख सकते हैं म्यू साइन आर से। अब म्यू नियतांक है, इस नियतांक को अगर हम हटाते हैं, है ना, नियतांक को हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह अनुक्रमानुपाती में बदल जाएगा, साइन आर हो जाएगा। तो यहाँ साइन आई अनुक्रमानुपाती साइन आर, और या ऐसे लिखते हैं आई अनुक्रमानुपाती आर के। क्या समझ में आया आपको यहाँ पर कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान निर्भर करता है किस पर, आपतन कोण पर। ठीक है, अगर आपतन कोण बढ़ते जाएगा, इधर कोण बढ़ता जाएगा, अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हम एक दूसरी स्थिति में इसी घटना को समझे, है ना, यहाँ पर हमने क्या किया कि हम आई में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश किरण वैसे ही कहाँ से, सघन माध्यम से विरल में जा रही है। ठीक है, सघन से कहाँ जा रही है, विरल में। अब हमने यहाँ इस केस में क्या किया कि जो आपतन कोण है इसको और बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब ये आपतित किरण को हमने थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया, ये वाले केस में इस तरह से, है ना। तो जब आपतन कोण आपतित किरण ऊपर उठेगी, है ना, तो अपवर्तित किरण भी क्या होगी, नीचे झुकेगी इस तरह से। तो इसको उठाते हैं, ठीक, तो ये या आई को बढ़ाते हैं, आपतन कोण बढ़ेगा तो इधर अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। तो अपवर्तन कोण बढ़ने का मतलब क्या कि जो हमारी अपवर्तित किरण है वो थोड़ी सी नीचे झुक जाएगी। ठीक है, मतलब हम इसको इधर उठाते हैं, ये ऐसी झुकते हुए जाएगी, तो इस तरह ना। तो आई बढ़ेगा, है ना, आर क्या होगा, आर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब अगली स्थिति, एक और स्थिति समझे कि हम आई को और बढ़ा देते हैं, है ना, आपतन कोण को हम और बढ़ा देते हैं, प्रकाश किरण वैसे ही सघन से विरल में जा रही। अब आपतन कोण और बढ़ा दिया गया, ठीक है, इससे ज्यादा कर दिया गया। ओके, इससे ज्यादा कर दिया तो अब अपवर्तित किरण और झुक जाएगी, है ना। तो इस तरह से ऐसे हम करते जाएंगे कि हम आपतन कोण को बढ़ाते चले, इधर जो अपवर्तित किरण है वो भी क्या होती जाएगी, है ना, ज्यादा नीचे झुकती जाएगी या आर बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पर, ठीक है, जो हमारी आपतित किरण है या हमारा आपतन कोण का कोई एक
विशेष मान ऐसा आएगा, ठीक है, जिस पर अपवर्तित किरण प्रकाश को क्या ये पृष्ठ को क्या करते हुए जाएगी, रगड़ते हुए अपवर्तित हो जाएगी, या उसको टच करते हुए अपवर्तित हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से, या ऐसे बोल दे कि आपतन कोण का कोई एक ऐसा मान आएगा जिस पर विदर्भ माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 अंश। मतलब इधर हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं, आपतित किरण को ऊपर उठाते जाते हैं, इधर अपवर्तित किरण किधर की ओर झुकते जाएगी, पृष्ठ की ओर झुकते जाएगी, या उनकी दोनों की बाउंड्री की तरफ झुकते जाएगी। तो एक आपतन कोण का एक ऐसा मान आएगा सघन माध्यम में जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस कोण को, है ना, या इस स्थिति को हम अपवर्तन की, है ना, इस स्थिति को हम अपवर्तन की कौन सी स्थिति बोलते हैं, क्रांतिक स्थिति भी, ठीक है, अपवर्तन की क्रांतिक स्थिति या अंतिम स्थिति। ठीक है, अब इस अंतिम और क्रांतिक स्थिति से मतलब क्या, उसको हम समझते हैं ना। ठीक है, और ये वाला जो कोण है जिस पर आई, है ना, जिस पर आर 90 आ गया, है ना, आर बराबर अपवर्तन कोण 90 आ गया, उसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं, और उसे हम किससे दर्शा देते हैं, आई सी। ओके, तो आपतन कोण या क्रांतिक कोण किसे कहेंगे हम, क्रांतिक कोण वास्तव में आपतन कोण का वह विशेष मान है जिस मान पर अपवर्तन कोण कितना आ जाए, 90 अंश, है ना। तो क्रांतिक कोण क्या, यदि प्रकाश किरण सरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, है ना। तो ये जो कोण हमारा होगा जो, इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, है ना। अभी क्रांतिक शब्द क्यों लगाया जाता है, ठीक है, या इसे हम अपवर्तन की क्रांतिक स्थिति क्यों कहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में जो क्रांतिक शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, जहां से किसी स्थिति में अचानक कोई परिवर्तन आ जाए, किसी घटना में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए, होने वाला है या हो जाए, उस घटना को, उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति बोलते हैं। जो जैसे यहाँ अपवर्तन हो रहा था, अभी तक अपवर्तन हो रहा था, है ना, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि परावर्तन भी हो जाए, तो इसे हम क्रांतिक स्थिति कहेंगे अपवर्तन की। इसको जैसे और आगे समझे, है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हम आपतित किरण को, जो ठीक है, ये हम प्रकाश किरण सघन से चलकर कहाँ जा रही है, विरल में। ओके, अब हमने यहाँ आपतन कोण का मान और बड़ा कर दिया, ठीक है, आपतन कोण को बड़ा कर दिया किससे, क्रांतिक कोण से, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए क्रांतिक कोण का कोई एक निश्चित मान होगा, उसे हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब प्रकाश किरण क्या होगी कि जैसे आई बढ़ाते जा रहे थे, एक स्थिति आई कि आई क्या हो गई, है ना, आर बराबर क्या हो गया, 90 अंश। अब अगर हम इस आपतित किरण को और ऊपर बढ़ाए, है ना, और ऊपर बढ़ा दे, ठीक है, आई को बड़ा कर दे आपतन कोण को, तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, ये ऊपर उठ रही है, तो फिर ये नीचे और आ जाएगी, मतलब ये वाली किरण अब इधर आ जाएगी, ये हमारी क्या हो गई, ठीक है, ये हमारी आपतित किरण, है ना, ये हमारी क्या हो गई, ये अब इसे अपवर्तित नहीं कहेंगे हम, ये अपवर्तन नहीं हुआ है, क्या घटना हो गई कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में वापस आ गई, तो इसे हम कौन सी किरण कहेंगे, परावर्तित किरण, है ना। तो क्या स्थिति देखी हमने कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल में जा रही है और अगर उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो प्रकाश किरण अपवर्तन के बदले उसका परावर्तन हो जाता है, मतलब वो दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, वो वापस प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा कि यह सघन माध्यम हमारा जल होता है ना, या कांच मान ली, सघन माध्यम हमारा कौन, कांच, ओके, और विरल माध्यम हमारा कौन, ये
वायु। तो अगर प्रकाश किरण कांच से चलकर वायु में जा रही है तो कांच और वायु के लिए आपतन कोण का मान होता है 42 डिग्री, है ना, 42 डिग्री। तो अगर हम कांच में प्रकाश किरण को 42 डिग्री से ज्यादा कोण पर आपतित करवाए, है ना, जैसे मान लो ये हमारा कांच है, ओके, ऐसे, और प्रकाश किरण कांच के अंदर चलकर उसके पृष्ठ पर कितने डिग्री से 42 डिग्री से अपवर्तित होती है, आपतित होती है, तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगी, है ना, बाहर नहीं निकलेगी, वो वापस किसके अंदर लौट आएगी, कांच के अंदर लौट आएगी। तो इस घटना में क्या हुआ है, प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब क्या होगा, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर कहाँ जाती है, विरल माध्यम में, है ना, ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल में जाने पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो होकर, है ना, वो अपनी प्रारंभिक माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ये भी बिंदु हमें पढ़ना है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन, उसकी आवश्यक शर्तें और उसके कुछ अनुप्रयोग। ओके, तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे अभी, ये वाली स्थिति को हम ध्यान दें, स्थिति 3 को, है ना, हमें क्रांतिक कोण पढ़ना है। तो क्रांतिक कोण क्यों कह रहे थे, ये हमने कहा, मतलब इसे हम क्रांतिक स्थिति क्यों कह रहे हैं, तो हम यहाँ से एकदम से अपवर्तन में नया चेंज आ जाएगा, और अपवर्तन किस में बदल जाएगा, परावर्तन। मतलब प्रकाश किरण अगर क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित हो जाए, तो उस स्थिति में प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होगा, वहां अपवर्तन किस में बदल जाएगा, परावर्तन में। उस किरण का अपवर्तन नहीं होगा जो क्रांतिक कोण से ज्यादा पर आपतित हुई है, उसका परावर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ, ठीक है, हम इसे अपवर्तन की क्रांतिक स्थिति कहते हैं। और जिस कोण पर, है ना, अपवर्तन की घटना बदल कर परावर्तन में आ जाए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रांतिक कोण, है ना। क्रांतिक शब्द कहाँ उपयोग में लाया जाता है, क्रांतिक शब्द जो कोई फिजिक्स का या भौतिकी का पर्टिकुलर शब्द नहीं है, क्रांतिक शब्द वहां उपयोग में लाया जा सकता है जहां से कोई ना कोई अचानक से कोई परिवर्तन हो जा रहा है। तो हम क्रांतिक शब्द बहुत सारे घटनाओं के साथ लगा सकते हैं, जैसे क्रांतिक वेग, क्रांतिक चाल, क्रांतिक ताप, है ना, ऐसे। तो ये ठीक है, क्रांतिक शब्द का मतलब हम समझ रहे थे, क्रांतिक शब्द कहाँ लगाया जाता है, तो जहां से कोई अचानक चेंज होने वाला है उसके साथ क्रांतिक शब्द लगा दिया जाता है। तो आपतन कोण के बाद कोई विशेष चेंज होने वाला है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रांतिक कोण। ओके, और इस अपवर्तन की घटना में कोई विशेष चेंज होने वाला है, तो उसे हम बोल देंगे अपवर्तन का क्रांतिक स्थिति। ओके, तो यहाँ पर, है ना, आज के इस लेक्चर में हमें ये पढ़ना है कि प्रकाश किरण अक्रांतिक कोण के बारे में देखना है ना। तो अभी हमने क्या देखा, क्रांतिक कोण की परिभाषा हमने क्या दी हमने क्रांतिक कोण की परिभाषा, आप यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर सघन माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और उसे हम किससे दर्शाते हैं, IC से जनरली, है ना। तो अब ये क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, है ना, विशेष मान कितना होगा कि, तो उसी को हम निकालेंगे, उसका व्यंजक हम प्राप्त करेंगे कि क्रांतिक कोण किन पे निर्भर करता है। तो क्रांतिक कोण वास्तव में सघन माध्यम, विरल माध्यम कौन कौन से हैं उन पर निर्भर करेगा, और माध्यमों के अपवर्तनांक पर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उसका व्यंजक हम देख रहे हैं ना। ये वही परिभाषा जो हमने लिखी है कि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण सब, है ना। अब हमें क्या निकालना है, उसका व्यंजक, या उसके व्यंजक को ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध। मतलब बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। क्या बन सकता है, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए या व्यंजक निकालिए, है ना, या ऐसे बोलेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये दोनों हेडिंग हमने डाल ली वीडियो, ठीक है। अब ये वही किरण आरेख हमने यहाँ बन के दिखाया है ना। हमने क्या मान लिया कि प्रकाश किरण कहाँ से, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से, है ना,
ठीक है, स्थगन माध्यम। और इसके लिए हमने किसको लिया यहाँ पे, जल को। कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में, है ना। और विरल माध्यम के लिए हमने किसको लिया है, वायु। तो एक प्रकाश किरण जल से चलकर वायु में प्रवेश कर रही है, ठीक है, किस पर, क्रांतिक कोण पर। तो उसका अपवर्तन कैसे होगा कि वो जो अपवर्तक पृष्ठ की जो हमारी सीमा पृष्ठ है उससे स्पर्श करके वो अपवर्तित होगी, ठीक है। तो इस स्थिति में ये हमारी कौन सी किरण हो गई, ए ओ आपतित किरण हो गई, है ना। एन डैश अविलंब हो गया, आपतित किरण हो गई। ओ बी हमारी कौन सी किरण हुई, अपवर्तित, है ना। इसको हमने पिंक कलर से अलग से दिखाया है, ठीक है। ये हमारा पृष्ठ और उसमें ये, ठीक है। और एन डैश ओ ए ये हमारा क्या है, क्रांतिक कोण आईसी। और एन डैश सॉरी एन ओ बी ये हमारा अपवर्तन कोण है जिसका मान कितना है, 90 अंश। ये सारी चीजें हमने वो लिखी दी है वहां पे, ठीक है। अब हमें यहाँ उसका व्यंजक निकालना है। तो व्यंजक निकालने के लिए, है ना, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं करना है हमें, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सीधे सीधे बच्चों अपवर्तन का नियम या स्नेल का नियम लगाकर, है ना, हमें क्या कर लेना है, स्नेल का नियम लगाकर वायु के सापेक्ष, वायु का अपवर्तनांक निकालना है, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। ओके, प्रकाश किरण कहाँ गई है, जल से चलकर कहाँ गई है, वायु में। तो हम किसका अपवर्तनांक निकालेंगे, वायु का। वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, है ना, तब, ठीक है। इसके नियम से, स्नेल के नियम से जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कहाँ से लिख रहे हैं हम, स्नेल के नियम से या अपवर्तन के दूसरे नियम से। तो स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की जा बटे अपवर्तन कोण की जा का अनुपात बराबर होगा माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु के जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है, तो हम लिखेंगे वायु, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक W म्यू A, है ना। और ये किसके बराबर होता है, आपतन कोण की जा। आपतन कोण यहाँ किसके बराबर लिया हमने, क्रांतिक कोण के, इसलिए हमने उसको IC से दर्शा दिया, है ना। और बटे में साइन आर अपवर्तन कोण की जा, ठीक है। हम यहाँ चूंकि R बराबर कितना है, 90 अंश, है ना, इसलिए साइन R कितना हो जाएगा, साइन 90, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इस तरह से साइन IC बटे में साइन 90, है ना। R का मान रख दिया साइन 90, W म्यू A, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो गई साइन IC W म्यू A, ठीक है। अब यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ठीक, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, ठीक है, जहां W म्यू A को हम लिख सकते हैं 1/A म्यू W, कहां से, है ना। तो ये किसके आधार पे लिखा गया है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, ठीक है। हमने पढ़ा है पहले वाले वीडियोस में, अगर नहीं देखा हो तो वहां उसको देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर साइन IC, ठीक है, तो साइन IC बराबर हो गया किसके, 1/A म्यू W के, ठीक है, ये ओके। ये इसको हम कॉसेक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, या तो यहाँ से A म्यू W क्या आ जाएगा, 1/, साइन IC पक्षांतर कर दिया, ठीक है। तो A म्यू W कितना आ गया, कोसेक IC, ये है हमारे इसमें संबंध, है ना। अब ये जो व्यंजक हमने निकाला है, तो ये जो संबंध हमने निकाला है, हमने यहाँ माध्यम कौन से लिए हैं, जल और वायु लिए है ना, वायु और जल के लिए बताया है। माध्यम हमारे कोई भी हो सकते हैं, कोई भी, है ना।
जैसे ग्लास, कांच और वायु हो सकती है, जल और कांच हो सकता है, या कोई और अन्य माध्यम हो सकते हैं। तो उसके लिए है ना, उसका सामान्य फॉर्मूला याद रखे बेटा। ये तो जल और उसके लिए चिन्ह हमने ऐसे दर्शाए हैं। सामान्य सूत्र क्या है, यहाँ पर क्रांति कोण जो है साइन आई सी कितना होगा, ये डब्ल्यू म्यू ए क्या है, ए म्यू डब्ल्यू क्या है, ये जल का अपवर्तनांक है बेटा। मतलब वायु के सापेक्ष बता रहे, तो वायु के सापेक्ष बताया जाता है तो कौन सा अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष। तो ये माध्यम जल था, जल वायु थी, तो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिया किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ठीक क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन आई सी बराबर 1/म्यू, जहां म्यू क्या होगा, है ना, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर पहला माध्यम जल हुआ तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इनवर्स के फॉर्म में, साइन आई सी, साइन इनवर्स का क्या कर दे, साइन का पक्षांतर साइन इनवर्स 1/म्यू, है ना। तो ये हमारे पास, चलिए इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, है ना, आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/म्यू, ये रहेगा हमारे पास इसके लिए व्यंजक, या तो इस रूप में बता दे, है ना, या इस रूप में बता दे, ठीक है। ये रहेगा हमारे पास क्रांति कोण और क्रांति कोण के लिए व्यंजक, है ना। अब क्रांति कोण किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्रांति कोण किस पर डिपेंड करता है, माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा क्रांति कोण उतना ही कम होगा बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जिन कारकों पर कौन निर्भर करेगा, अपवर्तनांक, उन्हीं कारकों पर कौन निर्भर करेगा, क्रांतिक कोण, है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक हम देख रहे हैं। तो पहला कारक यहाँ पर, है ना, पहला कारक क्या हो जाएगा, माध्यमों के युग्म पर, ओके। माध्यमों का युग्म मतलब कौन कौन से माध्यम के जोड़ हमने लिए हैं, जल, वायु, कांच, जल, ऐसा, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए पहला हम देख रहे हो, ठीक है, वायु कांच के लिए, ठीक है, वायु कांच अगर माध्यम हो हमारा, तो यहाँ ए म्यू जी, है ना, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, है ना। तब साइन आई सी सूत्र से, साइन आई सी क्या है ना, या डायरेक्ट लिखे, आई सी कितना है, साइन इनवर्स, ओके, साइन इनवर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/a म्यू जी, इस तरह से, ठीक है, यह है ना। तो साइन इनवर्स 1/म्यू जी, या साइन इनवर्स 1/a म्यू जी, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2/3, है ना। तो आईसी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2/3, इसका मान हम कैसे निकाल लेंगे, है ना, इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो मान आता है वो आता है 41.81, है ना। लेकिन हम इसको राउंड फिगर में लिख रहे हैं, तो ये कितना माना जाता है, 42 डिग्री, मतलब कांच और वायु के लिए, है ना। आपको आपतन कोण का, और सॉरी क्रांति कोण कितना मान है, 42 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ
कि यदि प्रकाश किरण कहाँ चल रही है, कांच में चल रही है ना, जैसे ये कांच है, कांच में चलकर वायु में जाने वाली है, और अगर यहाँ वो कितने बड़े कोण पर, 42 से ज्यादा, मान लो 45 पर आपतित हो गई, तो 45 पे आपतित हो गई तो वो किससे बड़ा कोण हो जाएगा, क्रांतिक कोण, या 42 पे आपतित हो गई तो प्रकाश किरण ऐसी चली जाएगी, है ना। और अगर 42 से ज्यादा पे हो गई तो भी प्रकाश किरण ऐसे हो जाएगी, है ना, पूरा अपने मार्ग में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये फिर इसी प्रकार इसके लिए निकाल लें हम। ठीक है, वायु जल के लिए, ओके, तो वायु और जल के लिए ए म्यू डब्ल्यू, इसका मान आता है 4/3, है ना, और ए म्यू डब्ल्यू का मान 4/3, तो आई सी बराबर साइन इनवर्स, ओके, यहाँ पर व्युत्क्रम है 3/4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया तो मैंने। ठीक है, 3/4, तो फिर आई सी का जो मान आता है ना, इसका मान आता है तो 48.59, है ना, ये मान आता है। कैलकुलेटर से आप देखोगे तो ये मान आएगा, लेकिन हम इसको अप्रॉक्स मान के चलते हैं, कितना, 49 डिग्री, मतलब जल और कांच के लिए क्रांतिक, वायु और जल के लिए क्रांतिक कोण कितना, 49 डिग्री, है ना। फिर इसी तरह से तीसरा उदाहरण ले लें, है ना, किसके लिए, हीरे के लिए, तो हीरे के लिए, हीरे का जो अपूर्णांक है ना, ये होता है 2.42, तो फिर IC कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, है ना, 1/2.42, इसका मान आएगा, IC का मान आ जाएगा, है ना, 24.41, ऐसे, है ना। तो उसको राउंड फिगर में 25 भी लिखा जा सकता है ना, या ऐसे 24 डिग्री मान लो, ओके, या 25 राउंड फिगर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान। वैसे आप एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कंप्यूटर कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं ना। और अगला है हमारे पास, ठीक है, दूसरा कारक, ओके, दूसरा कारक, तो हमने अपूर्णांक पढ़ा था, किन किन कारकों पे निर्भर करता है, तो अपूर्णांक 4 कारकों पर निर्भर करता है। इससे पहले वाले वीडियोस में जो हमने पढ़ा था अपूर्णांक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने कारकों पर निर्भर करता है, तो जो कारक पर अपूर्णांक निर्भर करेगा वही कारक पर क्रांतिक कोण। तो क्रांति पहला हमने क्या देखा यहाँ पे, किस पे निर्भर करता है, 4 कारक हमने पढ़े थे, है ना, माध्यम के युग्मों पर, ओके। फिर दूसरा कारक क्या हमने क्या देखा था, किस पे निर्भर करता है ना, प्रकाशिक घनत्व पे। तीसरा तरंग दैर्घ्य, ओके। फिर चौथा किस पर, ताप पर, ऐसा। तो माध्यम के युग्मों पर, फिर घनत्व पर। तो घनत्व पर कैसे निर्भर करेगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा उसके लिए अपूर्णांक और क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। देख सकते हो, जैसे कांच का घनत्व ज्यादा होता है जल से, है ना, तो कांच के लिए अपूर्णांक कितना आया, है ना, 42 डिग्री, और जल के लिए कितना आया, 49 डिग्री, मतलब म्यू, ठीक है, म्यू घनत्व के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। तो क्रांतिक कोण उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो दूसरा कारक क्या लिख दो यहाँ पे, है ना, माध्यम के सापेक्षिक घनत्व या घनत्व लिख दे, है ना, सघन माध्यम के लिए लिख दे, जो सघन माध्यम के घनत्व पे, ऐसा लिख दो, सघन माध्यम के घनत्व पर। तो यहाँ क्रांतिक कोण अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, शब्दों में लिख दे रहा तो आप उसको समझ जाना, है ना, ऐसे चिन्हों में लिख दिया, ठीक है। तो जितने सघन माध्यम रहेंगे, सापेक्षिक घनत्व, है ना, सापेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हैं, तो सापेक्षिक घनत्व के अनुक्रमानुपाती हो रहेगा, ठीक है, ये रहेगा ना। फिर तीसरा कारक जो
उदाहरण ऊपर देख सकते हो आप उसके ना घनत्व वाले के। हीरे का घनत्व सबसे ज्यादा होता है तो उसके लिए अपूर्णांक है ना क्रांति कोण का मान कम। फिर जल का अपूर्णांक क्या हो, उससे कम अपूर्णांक किसका होगा, कांच का, तो उसके लिए कितना आया है 42 डिग्री। फिर सबसे ज्यादा उससे कम अपूर्णांक किसका है, जल का, है ना। तो इस तरह से ये उसके उदाहरण ऊपर समझ सकते हो, ठीक है, घनत्व वाले एग्जाम। फिर तीसरा है तरंगदैर्घ्य पर, ओके, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या कलर पर, है ना, तरंगदैर्घ्य पर ही लिखे, ओके। तो तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करेगा, हमने म्यू पढ़ा था, म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य, है ना, इस तरह से। तो यहाँ साइन IC उसकी व्युत्क्रमानुपाती, तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती, IC अनुक्रमानुपाती किसके, तरंगदैर्घ्य, है ना। इस चिन्ह लेकर आपको समझने के लिए बस, है ना, ठीक है। तो इस तरह से तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, IC का मान भी अधिक रहेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, हमारे पास जो प्रकाश के कलर होते हैं, जो प्रकाश के श्वेत प्रकाश के प्रमुख कलर, ओके, प्रमुख रंग जो है विगुए बेजानी नाला से याद रख सकते हो आप, है ना, इस तरह। तो यहाँ सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी, वायलेट की, और ये सबसे अधिक किसकी, रेड की। तो वायलेट की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, है ना, किससे कम, रेड के लिए। तो फिर IC किसके लिए, है ना, IC ये वायलेट कलर के लिए कम होगा, है ना, क्योंकि सॉरी तरंगदैर्घ्य कैसी हो जाएगी, इसकी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, ठीक है, कि मतलब जो हमारा क्रांति कोण है वो अनुक्रमानुपाती है तरंगदैर्घ्य, तो वायलेट के लिए तरंगदैर्घ्य कम, तो उसके लिए क्रांति कोण भी कम होगा, है ना, किससे, रेड कलर के लिए क्रांति कोण से, ये हमारा ओके ऐसे, है ना। तो क्या समझ में हमको यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए इससे हम क्या समझ रहे हैं, ओके, यहाँ समझिए उसको, यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि कांच में, है ना, अलग अलग की रंग प्रकाश किरणें चलती है, ओके। तो उदाहरण के लिए हमने कहा जो हमारी बैंगनी रंग की वॉयलेट कलर की प्रकाश किरण, है ना, और बैंगनी रंग की प्रकाश किरण को हमने 42 डिग्री पर आपतित करवाया, ओके, और 42 डिग्री पर आपतित करवाने पे बैंगनी रंग वाली किरण हमने देखी कि वो ऐसे चली गई, है ना, ये क्रांति कोण। अब हम लाल वाली आपतित करवाते हैं, तो लाल रंग की प्रकाश किरण अगर यहाँ से जाएगी, है ना, कितने कोण पे जाएगी वो इधर बता रहे, समझने के लिए समझ जाना है ना। अगर लाल रंग की प्रकाश किरण 42 पर आपतित करवाती है तो वो लाल रंग वाली पृष्ठ पे ऐसे नहीं जाएगी, वो इस तरह से जाएगी, है ना। उसके लिए अपवर्तनांक, और उसके लिए अभी आप अपवर्तन कोण 90 नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों के लिए आए मतलब, ठीक है। क्रांति कोण किसके लिए कम है, यहाँ पर क्रांति कोण किसके लिए कम है, वॉयलेट, तो 42 पर ये 90 पर आपतित हो जाएगी, है ना, जो हमारी वॉयलेट है ये 42 पर 90 पर आपतित पर अपवर्तित हो जाएगी। लेकिन लाल वाले के लिए क्रांति कोण 42 नहीं है, उससे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा रेड कलर की, तो फिर उसको 42 से मान लो कितने पे, 43 पे कर रहे हैं, तब जाके वो, है ना, 90 पर अपवर्तित होगी। ये समझने के लिए, बस दिमाग में इमेज बनने के लिए कि किस तरह से अपवर्तन होगा, है ना। फिर एक कारक और है, ठीक है, यहाँ नीचे जगह नहीं बची तो यहाँ लिख देता। अगला कारक कौन है, ताप, ओके। तो ध्यान से नोट करना, इसको नोट करोगे तो ठीक है। चौथा कारक मैं यहाँ लिख देता हूँ, माध्यम के ताप पर। तो माध्यम के ताप पर कैसे, है ना, तो हमने ये पढ़ा था तो यहाँ कि जो अपवर्तनांक है वो ताप के कैसा होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ क्रांतिक कोण है ना, किसके व्युत्क्रमानुपाती, और ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, ताप के। तो फिर ये IC किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ताप के अनुक्रमानुपाती। या ऐसे समझ सकते हो, है ना, म्यू किस पे निर्भर करता है, घनत्व पर, और घनत्व किसके व्युत्क्रमानुपाती, ताप के। ताप बढ़ेगा, घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो कौन कम होगा, ताप बढ़ेगा, है ना। यदि ताप क्या होता है, बढ़ता है, तो घनत्व कम, घनत्व कम तो म्यू कम। ओके, अब म्यू कम तो IC बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ये उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ताप बढ़ रहा है तो IC भी बढ़ता जा रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ अगला कारक क्या है, क्रांतिक कोण अनुक्रमानुपाती होगा किसके, माध्यम के ताप पर। ठीक है, तो ये रहेंगे तो उसको प्रभावित करने वाले 4 कारक, है ना। तो नेक्स्ट क्रांतिक कोण को, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो 2 तरीके से इस पे हमारा प्रश्न बनता है, 2 तरीके से। क्या, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, दूसरा क्या है, क्रांतिक कोण व अपूर्णांक में संबंध निकालिए तथा बताइए कि ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है ना। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसमें ये कुछ मान हमेशा याद रख लीजिए, है ना। हम आगे क्या पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, तो उसमें फिर हमें ये कुछ मान याद होना चाहिए। मतलब कांच के लिए आपको क्रांतिक कोण का मान याद रख लो 42 डिग्री, है ना। जल के लिए 49 है, इस तरह से। ओके, तो ये रहेगा हमारा क्रांतिक कोण और उसका व्यंजक, है ना, और उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलो।